मैं जब केरला गया तो मेरे ख़िलाफ़ उन्होंने मेरे पर हमले कर दिए। मैं बेंगलोर गया, मेरे पे हमले कर दिए। मैं चेन्नई गया प्रोग्राम करने, मेरे पीछे हमले कर देते हैं। कोई भी हो जो देश विरोधी कार्य करेगा तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। आज हमारे साथ डॉक्टर उमेद अहमद इलियासी जी मौजूद हैं। आज मैं इनके पास इंटरव्यू के लिए क्यों आई हूं, ये भी एक बहुत खास वजह है। अगर आप 2 दिन पहले की न्यूज़ आप सुनेंगे, आपसे शायद मोहन भागवत जी कल आए थे मिलने। कल आपसे मोहन भागवत जी मिलने आए तो उसके ऊपर बड़ी बवाल मची। कुछ दल ये कहने लगे कि जी देखिए गंगा जमुना तहजीब, बहुत सारे लोगों ने तारीफ भी किया तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी सवाल भी उठाए। तो इन सब मुद्दों पे आज हम बात करने के लिए इमाम साहब के पास मौजूद है। इनसे समझेंगे कि क्या मुद्दा था, मोहन भागवत का आपसे मिलने का क्या परिप्रेक्ष्य था और आप क्या कहना चाहते हैं इस मुलाकात के ऊपर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले मैं ये पूछूंगी कि मोहन भागवत जी और आपकी मीटिंग क्या है, क्या मतलब दर्शाना चाहते हैं समाज को? मैं सबसे पहले हमारे राष्ट्रपिता राष्ट्र ऋषि परम आदरणीय मोहन भागवत जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे इमाम हाउस और हमारे मदरसे में हमारे निजी इनविटेशन पर उन्होंने उसको कबूल किया। और ये एक बहुत हमारे लिए खुशी की बात है और ये देश के लिए भी खुशी की बात है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये उनका यहाँ आना या हमारा उनसे मिलना, बुनियादी बात ये है कि 2 दिलों का मिलन होना, 2 व्यक्तियों का मिलन होना, 2 संगठनों का मिलन होना, 2 कम्युनिटियों का मिलन होना। मुझे लगता है कि असल में ये भारत मिलन हुआ है और उस मिलन में जो पैगाम मोहब्बत है जो हमने एक दूसरे को दिया है, जो हम एक दूसरे से मिले हैं, तो मुझे लगता है कि इसका एक संदेश पूरे देश में क्या पूरे विश्व में बहुत अच्छा जाएगा। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो पहली मर्तबा यहाँ इमाम हाउस मस्जिद में यहाँ तशरीफ़ लाए। पहली मर्तबा उन्होंने मस्जिद देखी, पहली मर्तबा उन्होंने मेरी इस दावत को कबूल किया मदरसे जाने के लिए। जो मदरसा है आज़ाद मार्केट में है, यहाँ से पहले यहाँ आए, यहाँ से फिर हम आज़ाद मार्केट गए। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारा जो मदरसा है 1948 का पुराना मदरसा है आज़ाद मार्केट में, जिसमें लगभग 300 बच्चे उसमें पढ़ते हैं। अब सब बुनियादी बात यही है। देखिए, होता क्या है कि जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो मुझे लगता है कि आपस में मिलने का फ़ायदा ये होता है कि कुछ जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं वो ख़त्म होती हैं। कहीं ना कहीं कोई गलतफहमियां होती हैं तो वो भी ख़त्म होती हैं, क्योंकि आपस में मिलने से तो मोहब्बत ही पैदा होती है, तो इख्तलाफ ख़त्म होता है। तो मुझे लगता है कि ये एक संवाद की प्रक्रिया है ये, और ये डायलॉग, चूँकि डायलॉग एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यू रहना चाहिए जिससे कि आपस के अंदर जो गलतफहमियां दूर होती रहें। तो उस कड़ी में उनसे मेरी ये मुलाकात हुई, वैसे निजी मुलाकात थी मेरी। आपने कहा कि डायलॉग होना चाहिए, आपकी मतलब जो गलतफहमियां उससे दूर होती है। किस किस टाइप की गलतफहमियां दूर की आपने मोहन भागवत जी से? देखिए, एक ही दिन में गलतफहमियां दूर नहीं होती। पहले क्या क्या है वैसे, अगर गलतफहमियों के बारे में अगर मैं पूछूं तो गलतफहमियां क्या क्या? गलतफहमियां नहीं, मुझे लगता है कि गलतफहमियां बहुत सारी किस्म की होती होंगी, लेकिन मेरा मानना यह है कि कल हमारी मुलाकात खाली सिर्फ एक पारिवारिक मुलाकात थी। हमारा मकसद ये है कि अगर कोई गलतफहमियां हैं तो एक दूसरे के साथ मिलकर ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, अगर डॉक्टर साहब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आपको क्या लगता है कि समाज में इस समय किस किस तरीके की गलतफहमियां जो हैं वो पनप रही हैं? जिस तरीके से आप देख रहे हैं, समाज में रहते हैं, धर्मगुरु हैं, पढ़े लिखे भी हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलतफहमियां जो हैं वो इस तरह की हैं कि जो है ही नहीं। आपस में मन मुटाव हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है ये भी नहीं मालूम। आप हिंदू मुसलमान के बीच के डाइवर्जन की मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा भाव आ रहा है जो टीवी चैनलों के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से जो लोगों के अंदर को जो नफ़रत दे दी गई है, शायद इसकी वजह भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं उसको दूर करने की तो ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि वो दूरियां तभी ख़त्म हो सकती है कि जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं। ठीक है।
अभी आपने राष्ट्रपिता का दर्जा जो है मोहन भागवत जी को दे दिया। अभी तक हम लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते थे, आपने मोहन भागवत जी को राष्ट्रपिता का दर्जा दे दिया। आपके हिसाब के जो राष्ट्रपिता हैं उन्हीं के ऊपर कुछ ऐसे लोग हैं जो एलिगेशंस लगा रहे हैं कि पीएफआई जैसी संगठन जो कि मुस्लिमों के उत्थार के लिए होती है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा वो पीएफआई के लीडर भी कह रहे हैं, कई सारे ऐसे लोग भी कह रहे हैं, सीधा हमला उसी की वजह, मतलब वही करवा रहे हैं, आरएसएस करवा रही है हमला। देखिए, बुनियादी बात यह है कि कौन क्या कहता है, कौन क्या समझता है, ये तो उनके अपने मामलात हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि हमारा मकसद है आपस में प्रेम मोहब्बत, आपस में हमारा जो मिलना हुआ है, हमारा मिलने का मकसद भी यही है कि हम सबको मिलके देश की तरक्की में, देश की तरक्की के निर्माण में हमारा सबका योगदान होना चाहिए। असल जो बात है, ये आज का जो भारत है ये बदलता भारत है। आज का जो भारत है ये नवीन भारत है। यही आज की जो तस्वीरें हैं जो कल आपने देखी थी, इस बदलते भारत की ये तस्वीरें हैं, ये मोहब्बत का पैगाम है। अब आपने एक सवाल मुझसे किया, आपने मुझसे कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं और आपने उन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहा, ये आपका सवाल है। मेरा सवाल कुछ और भी था, तो आप उस पर ये सवाल नहीं, पहला आपका ये सवाल है ना। आपने मुझसे महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता के साथ इनको जोड़ा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैंने उनको महात्मा गांधी के साथ कंपैरिजन किया? नहीं। तो फिर आपने मुझसे ये सवाल क्यों? मैंने ये आपसे सवाल नहीं किया डॉक्टर साहब, मैंने आपसे ये कहा कि आपने महात्मा गांधी को जो दर्जा देश देता है राष्ट्रपिता का, आपने वही दर्जा जो है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को दिया। आज उन्हीं मोहन भागवत जी पे, या फिर आप ये कहें आरएसएस पे, बहुत सारे लोग उंगली उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि पीएफआई जैसी संगठन को ये, मतलब ये एनआईए के जो छापा पड़ा, इसमें आरएसएस का सीधा सीधा हाथ। अरे भाई, कौन किसके लिए एलिगेशन लगा रहा है, कौन किसके लिए क्या रहा है, मुझे तो मेरे इल्म में नहीं है। समाज में क्या मैसेज से जो समाज में, यही समाज को तो मैसेज कल चला गया, देश को तो मैसेज कल चला गया, पैगाम मोहब्बत। अब आप हैं उसको, देखिए क्या होता है, आम तौर पर जो नफ़रत के जो लोग होते हैं, जिन्हें नफ़रत फैलाकर देश के अंदर राजनीति करनी होती है, वो ऐसे लोग होते हैं जो विरोध करते हैं, जो मोहब्बत का पैगाम देते हैं। तो हमारा मकसद तो पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे हम इसी मकसद के तहत एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि राष्ट्रपिता उन्हें आपने क्यों किया, नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा आपने उनको दर्जा दिया है। मेरा सवाल ये था कि वो लोग उन्हीं राष्ट्रपिता, आपने मोहन भागवत जी को राष्ट्रपिता कहा, उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, तो उन लोगों को क्या बोल के अब समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों को? देखिए, हर आदमी मेरे पर भी कोई इल्ज़ाम लगाता है, आप पर भी कोई इल्ज़ाम लगाता है, मोहन भागवत जी पे इल्ज़ाम लगाता है, संघ पे भी इल्ज़ाम लगाता है, अब इमाम संगठन के साथ भी इल्ज़ाम लगाता है। तो ये इल्ज़ाम जहाँ लगाने की बात होती है, तो आप किसी को कैसे रोक सकते हो, किसी को क्या कह सकते हो? किस बोलने में क्या जाता है, किसी को बदनाम करना या किसी को ख़राब कह देना। जहाँ तक बात यह है कि अभी जिस तरह से हमारा मकसद है, ये देश की, हमारा प्रधानमंत्री हमारे देश के जिस तरह से उनके नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर भारत की जो जिस ऊंचाई पे पहुंचा है और जिस तरक्की कर रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें भी सबको मिलकर एक साथ होकर अपने देश की तरक्की में हिस्सेदारी लें। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, हमारी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। जहाँ तक देश के ताल्लुक़ से अगर देश विरोधी कोई भी कार्य करता है, उसके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, देश हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए हमें सब चाहिए कि अपने देश के साथ प्रेम करें, देश की उन्नति में अपना सहयोग करें। यही मेरा पैगाम है, यही मेरी दुआ है।
आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है इमाम साहब। अगर मैं आपसे बोलूं तो मेरा खुद जो है ना एकदम रोंगटे खड़े होंगे जो आपने बात कही कि भारत में हमें भारतीयता को सर्वोपरि रखना चाहिए और इंसानियत को सबसे आगे रखना चाहिए। अभी आपने एक बात कहा कि जो लोग देश के विरोध में काम करते हैं, जो देश विरोधी काम करते हैं, उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। आप धर्म गुरु हैं, बहुत सारे लोगों को आप इन्फ्लुएंस करते होंगे। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ, क्या पीएफआई जैसा संगठन सच में मुस्लिमों का उद्धार करता है? मुझे तो मालूम नहीं है कि उद्धार करता है। मुझे तो ये अभी उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन ने मेरी ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हीं के उन्होंने एक नकली एक ऑल इंडिया इमाम काउंसिल बना दिया। लोगों को, इमामों को उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ भड़काना शुरू कर दिया। और मैं जब केरला गया तो मेरे ख़िलाफ़ उन्होंने मेरे पर हमले कर दिए। मैं बेंगलोर गया, मेरे पे हमले कर दिए। मैं चेन्नई गया प्रोग्राम करने, मेरे पीछे हमले कर देते हैं। तो वो इस तरह की जो साजिशें रच रहे हैं या देश विरोधी कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो कोई भी हो जो देश विरोधी कार्य करेगा तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ इमाम साहब, किस तरीके का इनका मोडस ऑपरेंडी होता है? पीएफआई का, अगर जैसे आपने कहा कि आपके ऊपर कई बार हमले हुए हैं, आपके बारे में लोगों को भड़काया गया है, थोड़ा मुझे वो सिलसिला बताइए, क्योंकि आप पहली बार मेरे दर्शकों के बीच समक्ष पेश हो रहे हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लाखों लोग देखते हैं, तो आपकी जो बात होगी वो लाखों तक पहुँचेगी। तो मैं आपकी वो स्टोरी जानना चाहती हूँ। देखिए, इन्होंने ये जो भी इनका कार्य है, इनके किस तरह के जो कार्य करते हैं, इनका जो इनकी जो भी इनका तरीक़ा है, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आप नफ़रत फैलाते हैं, आप नफ़रत फैलाते हैं और आपकी नफ़रत फैलाने से या आपके लोगों को उनको उकसाने से अगर दंगे होते हैं, आपके उकसाने से देश के अंदर माहौल ख़राब होता है, तो वो भी तो देश विरोधी ही कहलाएगा। तो देश विरोधी कोई भी कार्य कोई व्यक्ति करे, कोई समाज के कोई संगठन करे, कोई भी हो। अच्छा, आपके खिलाफ क्या क्या भड़का? मतलब पीएफआई के जो संगठन आपने कहा कि जैसे आपका है ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन, उस तरीके से उनका भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, नकली ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसको फेक ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं। किस बुनियाद पे आप उसको फेक ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं? चूँकि ना तो रजिस्टर्ड है ना उसका ऑफिस है, उन्होंने इस तरह के एक ऑर्गेनाइजेशन बना के वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन और हमको पूरी बदनाम करने की पूरी कोशिश। मतलब ऐसा होता है कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन नकली फेक बना करके, ताकि वो गवर्नमेंट की नज़र में ना आए और हम अंदर अंदर सारा काम करते जाए, ये भी उन्होंने ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के नाम से, जबकि वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, उसका कोई एड्रेस भी नहीं है, उनके नाम से वो इमामों के पास जाते हैं, वहाँ हमारे ख़िलाफ़ साजिशें रचते हैं। अच्छा, क्या क्या बोलते हैं इमामों के पास जाके, साजिशें क्या क्या रचते हैं? कि मतलब ये है कि इमाम साहब जो हैं, मतलब चूँकि हम एक चीफ हैं, हम चीफ हैं और साथ में हम जो भी बात करते हैं जोड़ने की बात करते हैं। और हम किसी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करते कि जिससे कि किसी को तकलीफ़ पहुँचे। और ख़ास तौर पर हम चाहते हैं कि देश में अमन रहे। तो जिनको अमन पसंद नहीं आता तो वो तो हमको नुकसान करेंगे। अब यहाँ से मैं आपको 2 मिनट के लिए रोकना चाहूँगी। मैं आपको अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ, आप लोग जो है 2 लोगों को देखते हैं, एक ये इमाम साहब है, ये इमाम चीफ इमाम हैं। आप इनकी भी एक पिक्चर देख रहे हैं जो ये बात कह रहे हैं कि हम लोगों को जोड़ने में विश्वास रखते हैं, लेकिन वहीं पीएफआई जैसा एक आतंकी संगठन बोलना सही होगा कि उसको, जो देश के विरोध कार्य करेगा वो यकीनन होगा। आतंकी संगठन जो कि एक फर्जी इमाम फाउंडेशन बनाता है और वो लोगों को जाके भड़काता है कि आपको भारत को तोड़ना है और भारत में रह रहे हिंदुओं को आपको जो है 2047 में जाके आपको हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। सर, एक मैं और बात आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो एक्शन हुआ कितना ज़रूरी था ये भारत में अब होना? ये जो ताबड़तोड़ छापेमारियाँ चली हैं, कितना ज़रूरी? देखिए, ज़रूरी की बात तो जहाँ तक ये है कि
किसी भी वक्त में अगर कोई मालूमात हो जाए और कोई भी देश के विरोध के ख़िलाफ़ कोई कार्य हो रहा हो तो मुझे लगता है कि एक्शन जब भी हुआ, जैसे भी सरकार कर रही है वो अपने उचित कर रही है, क्योंकि सरकार को, गवर्नमेंट को सब मालूम होता है। गवर्नमेंट अपने तौर पर जिस तरह से जो कर रही है, मुझे लगता है कि वो उचित कार्य उसका है। आप सरकार के इस कदम को सराहते हैं? पूरे मुस्लिम, आप जितने भी, आप क्योंकि आप मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मुस्लिम समाज की तरफ से इस कदम को पूरी तरीके से सराहा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल कोई भी कार्य जो देश के विरोध में हो, कोई भी ऐसा कार्य भड़काता हो, ऐसा कोई कार्य जिससे कि नफरत पैदा हो, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। कोई सराहते हैं आप इस चीज़ को? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? आप नहीं करेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप नहीं करेंगे? अगर सर मैं अप्रिशिएट नहीं करती तो शायद आपके पास नहीं आती इंटरव्यू में। वही मकसद है कि हर भारतीय को करना चाहिए। यहाँ ज़ात मेरी और आपकी नहीं है, यहाँ बात देश की है। तो जब देश की बात होती है तो सबको करना चाहिए मिलके, ये सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है सर, एक और मैं बात आपसे पूछना चाहूँगी। चूँकि आप केरल गए, आपने कहा कि आप जगह जगह जाते हैं और आपके खिलाफ लोगों को भड़काया जाता है, तो वो जो फाउंडेशन है PFI, उसका आप कितना देखते हैं कि उसके रूट्स कितने मजबूत हैं? क्योंकि मैं खबर देख रही थी तो मैंने देखा कि जैसे ही PFI के लीडर्स को गिरफ्तार किया जा रहा तो मिनटों में हज़ारों की संख्या में लोग सड़कों पर आ गए, तो इनके रूट्स कितने मजबूत हैं? देखिए, अभी जिस तरह से इन्होंने तकरीबन 3-4 सालों में जिस तरह से इस पर काम किया है, मुझे लगता है कि अभी गवर्नमेंट को भी और सतर्क होने की ज़रूरत है और इनकी कार्रवाई क्या है, इनकी जानकारी पूरी होनी चाहिए। ये इतने खतरनाक है, मालूम होना चाहिए कि कहाँ से क्या चीज़ चल रही है, इनके पीछे क्या मकसद है, कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं, ये सारी बात मालूमात होनी चाहिए। और ये कैसे लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं सर? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक पढ़ा लिखा मुसलमान जो है वो इनके जाल में आसानी से आ सकता है। तो ये कैसे लोगों को जो है, और किस प्रोसेस क्या होता है इनका? मेरे को इस बारे में मालूम नहीं है बेटा, कि वो किस तरह के प्रोसेस करते हैं, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन फिर भी टारगेट कैसे लोगों को ये करते हैं? मेरे इल्म में नहीं है बेटा, ये कैसे टारगेट करते हैं। अच्छा जी ठीक है, कितना मिनट का हो गया आकाश? ठीक है, ये हमारी खास बातचीत थी इमाम सर से। आपको मैंने ये बताने की कोशिश की कि देश में कितनी खतरनाक गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश PFI जैसे संगठन से की जा रही है। इन्होंने ये भी बताया कि PFI जैसा संगठन एक पैरेलल संगठन खोलता है, पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन खोलता है, वो भी फेक, नकली, जाली, जिसको वो लोगों के पास जाता है और लोगों को भड़काता है और कहता है कि आइए आप हमारे साथ जुड़िए और देश को तोड़ने की बात कीजिए। तो मैं तो इस कदम को बहुत ज़्यादा सराहती हूँ, शायद सर भी बहुत ज़्यादा इस कदम को अप्रिशिएट करते हैं। और जो कुछ भी आपके मन में है वो कमेंट सेक्शन में जाके हमें सवाल पूछें, और जो भी आपका सवाल होगा मैं सर के पास आऊँगी जब दोबारा इंटरव्यू करने के लिए, तो मैं सारे सवाल इनसे लूँगी। इसी के साथ धन्यवाद।